हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। मैं फिर से आपका टीचर सिद्धार्थ सिसोदिया आपके साथ हूं इस वीक की केस स्टडीज लेकर के। स्टूडेंट्स, फिर से दो केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल लास्ट वीक के जो इंसिडेंसेस हुए हैं उनको देख करके मैंने ये केस स्टडीज आपके साथ बनाई है। दो केस स्टडीज में से सबसे पहली केस स्टडी है स्टूडेंट्स, जो अभी रिसेंटली केस हुआ है जहां राधिका नाम की लड़की को उनके फादर ही मर्डर कर देते हैं। ये केस पूरी सोसाइटी के लिए एक शॉक की तरह है कि क्या सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी इस हद तक ला सकती है कि फैमिली मेंबर्स को ही उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाए। क्या सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई है कि इतना ज्यादा उनके फादर को, ऐसा जैसे बोला जाता है न्यूज में जिस तरीके से आ रहा है कि फादर को इतना डिमीन फील कराया कि उनको अपने बच्चे की ही पॉपुलैरिटी से इश्यूज होने लगे थे। अब कहने को तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो केस स्टडी हमारे पास है मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से एग्जाम में किस तरह से पूछी जा सकती है उस पर डिस्कशन करेंगे। पहला तो इसमें प्राइवेट रिलेशनशिप जो आपका सिलेबस है, प्राइवेट रिलेशनशिप्स, एंड दैट टू इस सिलेबस में आपके एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप्स, इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में केस स्टडी बन सकती है। दूसरा एक आपका हो गया इंडिविजुअल मोरालिटी का क्वेश्चन, इंडिविजुअल मोरालिटी। और तीसरा एस्पेक्ट आता है यहां पर सोशल मीडिया का इंपैक्ट। सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिस पर केस स्टडी बनाई जाए। चलिए कोशिश करते हैं इस केस स्टडी को पूरी तरह से आपको समझाने की। आई होप, देखिए केस स्टडीज ये ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से एग्जाम में आती हैं मैंने उस तरह से डिजाइन करी है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी रिलेटेड आएगा तो मेरे स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी रखेंगे उस केस स्टडी को सॉल्व करने की। देखो, मनोहर नाम के एक पर्सन है, मिडिल एज पर्सन है और एक मेजर सिटी में रहते हैं। 25 साल की उनकी लड़की है और लड़की का नाम है अमृता। वो टैलेंटेड सिंगर है और अमृता क्योंकि टैलेंटेड सिंगर है तो उसने अपना म्यूजिक एकेडमी खोला है। वो रेगुलरली परफॉर्मेंस अपनी वीडियोस के पोस्ट करती है इंस्टाग्राम और सोशल मीडियाज पर। हर कंटेंट गोज वायरल, उसका कंटेंट वायरल हो जाता है। उसकी जो अर्निंग है वो वाइड स्प्रेड, मतलब एक तरीके से वाइड जो पर्टिकुलर सोशल मीडिया की उसकी वीडियोस हैं वो वाइड स्प्रेड प्रेज उसको मिल रहा है। बहुत ज्यादा एकदम कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे। और मनोहर जो है ओज हिज स्टेटस टू हिज डॉटर। मनोहर को लोग अब उसकी डॉटर के नाम से जान रहे हैं। स्ट्रगलिंग विद द सोशल एम्बेरसमेंट एंड ग्रोइंग इनसिक्योरिटी, वर्ड देखिए, ग्रोइंग इनसिक्योरिटी एंड एम्बेरसमेंट। मनोहर रिपीटेडली प्रेशराइज, अब वो अमृता को प्रेशराइज करते हैं कि अपने जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको वो कम कर दे, इनफैक्ट क्लोज करे अपनी एकेडमी को भी। When she refuses, अब वो रिफ्यूज करती है। When she refuses, he begins a spree of verbal abuse। तो फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स हैं इस इशू को लेकर के। क्रिटिसाइजिंग हर लाइफ चॉइसेस एंड बिलिटिंग हर करियर, कि ये कैसा ही काम है, ये क्या काम है, क्लियर। एंड डिमांडिंग दैट शी मस्ट स्टॉप परसुइंग हर पैशन। इस पूरी केस स्टडी में स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लाया हूं। पहली चीज कि मनोहर को हाउ शुड ही मैनेज हिज इनसिक्योरिटीज, उसे अपनी इनसिक्योरिटीज कैसे मैनेज करनी चाहिए विदाउट वर्बली अब्यूजिंग द डॉटर। और सेकंड क्वेश्चन है रोल, व्हाट रोल डज सोशल मीडिया कमेंट्री प्ले इन द फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मॉरल डिक्लाइन। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक दो क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा समझाया है अपने स्टूडेंट्स को, पहली लाइन में जरूर बताएं कि केस स्टडी किस बारे में है, हिट करिए सीधे टू द पॉइंट। दूसरी लाइन में आप बताएं कि केस स्टडी में एक्सप्लेनेशन क्या है, एक लाइन में अगर आप सम अप कर सकें पूरी केस स्टडी को। तीसरी लाइन में आप बता सकते हैं कि एज अ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर है, चाहे आप हैं या कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है और उसके क्या एथिकल इश्यूज या एथिकल डायलेमा आ रहे हैं। अगर आप इतना बेसिक सोचेंगे आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। इसमें क्रिएटिविटी हो सकती है, इसमें डाटा, फैक्ट्स, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं, फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करे जा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले बेसिक सीखिए। सबसे पहला पॉइंट,
ये केस स्टडी इन्वॉल्व करती है एक पर्सन के बारे में मनोहर, हु फील्स ओवरशैडोड बाय हिज डॉटर्स अमृता राइजिंग फेम एज अ सिंगर ऑन सोशल मीडिया। एक लाइन में आपने बता दिया कि केस स्टडी किस बारे में है। उसके बाद स्ट्रगलिंग विद इनसिक्योरिटी एंड पब्लिक जजमेंट, लोग जज कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, एम्बेरसमेंट फील हो रहा है। ही बिगिंस वर्बली अब्यूजिंग हर एंड अर्जेस हर टू क्विट। द एथिकल डायलेमा लाइज इन बैलेंसिंग, अब किस तरीके का एथिकल डायलेमा है कि एक तरफ तो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग अथॉरिटी की, भाई मां बाप की मर्जी चलेगी या नहीं चलेगी, वहीं एक तरफ बच्चों की इंडिविजुअल फ्रीडम है। तो ये अथॉरिटी, दैट टू पेरेंटल अथॉरिटी वर्सेस फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम की केस स्टडी है। ये आप यहां से भी इस केस स्टडी को शुरू कर सकते हैं, क्लियर, इंट्रोडक्शन में। अब इसके बाद आप लिख रहे हैं कि साथ ही साथ सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस क्या रह सकता है जो पर्सनल मोरालिटी और फैमिली के बॉन्ड्स को स्ट्रेन कर सकता है। ये इस बारे में भी केस स्टडी है, और ये अपने आप में डायलेमा भी है कि सोशल मीडिया की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है या फिर अपने फैमिली बॉन्ड्स की बात है। क्लियर, डन। नो डाउट इसमें एक एंगल और है, सोशल इश्यूज अगर पूछा जाएगा तो सोसाइटी का भी इसमें रोल है कि वो पेरेंट्स को इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पब्लिक में जज कर रहे हैं। क्लियर, इंडिविजुअल्स को इस तरह से जज करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपका, हाउ शुड मनोहर मैनेज हिज इनसिक्योरिटीज विदाउट वर्बली अब्यूजिंग अमृता। मनोहर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मनोहर को सेल्फ अवेयरनेस में चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जरूरी है मनोहर इंट्रोस्पेक्शन करे और ये देखे कि क्या वो सही है या वो गलत है। इनफैक्ट वो अपने इमोशंस को लेकर के भी उसको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वर्बल अब्यूज जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, जरूरी ये है कि अल्टीमेटली वो रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी ऑफ हिज डॉटर। अपनी डॉटर की जो काम है, जो उसकी फ्रीडम है, उसको वो क्या करे, रिस्पेक्ट करे, है ना। अगर कोई भी कुछ काम करता है तो उस काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ इलीगल कर रही है, एंश्योर दिस कि कुछ इलीगल कर रही है, ऐसा नहीं है, या किसी रिलीजन या किसी कल्चर के अगेंस्ट है, ऐसा भी नहीं है, या फैमिली ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है, ऐसा भी नहीं है। इट इज जस्ट अ म्यूजिक, और म्यूजिक के रिस्पेक्ट में पॉपुलैरिटी गेन करना गलत काम नहीं है। तीसरा क्या कर सकते हैं मनोहर एक काम ये कर सकते हैं कि फैमिली में ओपन डायलॉग रख सकते हैं। मतलब नॉट जस्ट हिम, बाकी फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का भी व्यू ले सकते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट आता है ओपन डायलॉग। प्रेशराइज्ड फ्रॉम दी पीयर्स ऑफ, प्रेशराइज्ड फ्रॉम दी सोसाइटी, ये सही नहीं है। इंडिपेंडेंटली फैमिली में, इनफैक्ट इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, वो डिस्कशन कर सकते हैं और मे बी इससे भी वो अपने आप को अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं कि वो अपने आप को, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट और है, और क्या कर सकते हैं मनोहर पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। मतलब अपनी डॉटर की वजह से वो पहचाने जा रहे हैं, इस बात से उन्हें एम्बेरसमेंट हो रहा है, तो क्यों ना वो अपने खुद के इंटरेस्ट, अपने खुद की स्किल्स या अपने खुद के अचीवमेंट्स पर फोकस करें। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ एंड हो गई है, वो चाहें तो अपने भी स्किल्स, अपने भी इंटरेस्ट, इस पर फोकस कर करके अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे उनको पहचाना जाए उनके किसी काम से, रादर देन कि वो डॉटर के वजह से पहचाने जाए, राइट। फिर अगर जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो भी फाइनेंशियली कुछ भी काम करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है, अगर मनोहर को लगता है कि वो अपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पर्सनल लेवल पर ही शुड सीक हेल्प, उन्हें मदद लेनी चाहिए। हो सके तो अपने एल्डर्स अगर फैमिली में कोई हैं तो उनसे मदद ले,
हो सके तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मदद लें। जरूरत है कि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को इस तरीके से फोर्स करने के बजाय खुद को भी, अपने आप को समझने के साथ साथ अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो वो हेल्प भी सीख कर सकते हैं, राइट। अब यहां से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रोल डज सोशल मीडिया कमेंट्री प्ले इन फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मॉरल डिक्लाइन। देखो, सबसे पहला तो सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल होता है। सोशल मीडिया का एक रोल वैलिडेशन प्रेशर। वैलिडेशन प्रेशर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो गया कि सोसाइटी किस तरीके से, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया को हम सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर लेकर आती है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और ये जो वैलिडेशन होता है ये आपको चाहिए होता है सोशल मीडिया पर कि देखो लोग लाइक कर रहे हैं तो मैं अच्छा कर रहा हूं, लोग गलत लिख रहे हैं तो मैं गलत कर रहा हूं। और इसी को क्या करते हैं लोग, इसी को अपनी इंडिविजुअल फेलियर का रीजन भी मान लेते हैं। जस्ट बिकॉज अगर सोसाइटी में लोग सोशल मीडिया पर गलत कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि वो उनका पर्सनल फेलियर है और अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। इनफैक्ट एक ऐसा भी केस हुआ था जिसमें एक यंग फीमेल ने अपनी सुसाइड कर लिया था। क्योंकि अल्टीमेटली उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे। रिसेंटली ये भी न्यूज आई थी, राइट। तीसरा, सोशल मीडिया का जो इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, वो ये भी है कि जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्मॉल कन्फ्लिक्ट्स, दे मे राइज इनटू बिगर कन्फ्लिक्ट्स। अब कन्फ्लिक्ट तो फैमिली में छोटा सा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आप देखो कि फादर किस तरीके से अल्टीमेटली मतलब कितना ज्यादा वो कह सकते हैं कि प्रेशराइज्ड हो गए कि उन्होंने रियलिटी में तो मर्डर कर दिया और इस केस स्टडी में वर्बल अब्यूज कर दिया। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो यहां पर डिस्टॉर्शन ऑफ फैमिली डायनामिक्स। जो बात मैंने अभी बोली, आप इसको इस पॉइंट के साथ आराम से लिख सकते हैं कि फैमिली डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एम्पैथी भी है। मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो इतना ज्यादा एम्पैथेटिक, दूसरे के पेन या सफरिंग को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। इन सारी बातों के साथ आप चाहें तो एक फिलोसॉफिकल व्यू भी दे सकते हैं, और ये जो फिलोसॉफिकल व्यू है इसमें देखिए बड़े अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स, जैसे कि एक ईस्टर्न फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस क्या कहते हैं कि जो रिलेशनशिप्स है, राइट, वो उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट इज बेसिकली दे आर लाइक रूट्स फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो रिस्पेक्ट, बेनिवोलेंस बहुत जरूरी है अगर हमारे रिलेशनशिप्स में हम देखें। दूसरा, आप चाहें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी कोट कर सकते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी पर फोकस। वी शुड फोकस ऑन ह्यूमैनिटी, वी शुड फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। ये भी आपका पॉइंट बन सकता है। अब देखो, इसके साथ साथ आप चाहो तो और भी फिलोसोफर्स हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए गांधी जी भी यहां पर आ सकते हैं। गांधी जी का कंटेक्स्ट ये है कि भाई नॉन वायलेंस तो होना चाहिए ना, इसमें वर्बल अब्यूज भी तो एक वायलेंस ही है, ये वाला कंटेक्स्ट। और चाहो तो एरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स, दैट मीन्स देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द थिंग्स। तो फिलोसॉफिकल व्यूज भी आपके पास है, इस तरीके से आप इस केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगली केस स्टडी देखते हैं।
ये आपकी अगली जो केस स्टडी है, ये रिसेंटली एक नर्स निमिषा प्रिया, उसका उनका क्या होता है, ये देखिए अभी रिसेंटली 16 जुलाई की ही न्यूज है कि उनका एग्जीक्यूशन जो है उसको रोक दिया जाता है। यमन में उनके ऊपर ये पर्टिकुलर कह सकते हैं आरोप लगे हैं उनके ऊपर, वो ये है कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर का मर्डर किया है। यमन के जुरिस्डिक्शन के रिस्पेक्ट में ये क्लियर है कि उन्हें फांसी की सजा हुई है, और वहां पे जो जिसका मर्डर हुआ है उनके फैमिली मेंबर्स ने ये क्लियरली बोला है कि हम इनको माफ नहीं करेंगे, मर्सी नहीं करेंगे। इंडियन डेलीगेट्स, कल्चर, रिलेशनशिप्स, पर्सनली फैमिली का इसमें जो है रोल, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो फैमिली, दूसरी जो पर्टिकुलर फैमिली, जो बिजनेस पार्टनर जिनकी डेथ हुई है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मर्सी पर फोकस नहीं है। तो यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि निमिषा प्रिया एग्जीक्यूशन वोंट ग्रांट पार्डन, सेज फैमिली ऑफ द येमेनी विक्टिम। अब यहां पर जो डिबेट आती है कि सर ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है वो किस तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इश्यू देखिए, जो पर्टिकुलर इश्यू या डायलेमा है वो डायलेमा है कि एक तरफ जस्टिस होना चाहिए या मर्सी होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ देखिए रिवेंज जरूरी है, बदला लेना जरूरी है, या फिर यहां मर्सी जरूरी है। अब फैमिली ये भी कह रही है, जो नर्स की फैमिली है इंडिया में, केरला नर्स, केरला से है नर्स, तो उनकी फैमिली ये कह रही है कि हम क्या देने को तैयार है, हम पैसे भी देने को तैयार है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है दूसरी तरफ जो पर्टिकुलर जिन्होंने फैमिली मेंबर अपना लॉस किया है। तो अल्टीमेटली इस तरीके के पैसे को बोलते हैं ब्लड मनी। तो ब्लड मनी भी वो लेने को तैयार नहीं है। अब मैंने इसी चीज को ध्यान में रख करके एक केस स्टडी आपके लिए बनाई है। ये देखिए केस स्टडी में आयशा नाम की एक वुमेन है, इंडियन वुमेन वर्किंग अब्रॉड एंड वाज कन्विक्टेड इन 2017 फॉर द डेथ ऑफ हर बिजनेस पार्टनर। ये फॉरेन कंट्री में होता है और डेथ सेंटेंस 2020 में दी जाती है। हर एग्जीक्यूशन हैज बीन पोस्टपोन्ड, रिसेंटली उसका एग्जीक्यूशन पोस्टपोन हो जाता है ड्यू टू ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस, ह्यूमैनिटेरियन नेगोशिएशंस, एफर्ट्स इन्वॉल्विंग रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स, सब कुछ लगा दिया इसमें हमने। अंडर इस्लामिक रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, जिसमें जरूरी है कि जो गिल्टी है उसको क्या किया जाए, उसको पनिश किया जाए। Victim's family has the right to demand execution or to grant mercy through the blood money. तो विक्टिम की फैमिली मर्सी भी ग्रांट कर सकती है, रेट्रीब्यूशन में भी जा सकती है, ये उनका हक है। While Indian authorities and mediators they are pushing for mercy or the monetary settlement, भाई पैसा देकर के खत्म करो बात को। इस तरीके के पैसे को मैंने बताई दिया आपको, ब्लड मनी है। अब देखो पैसा देना किसी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ ले लेना ये भी सही नहीं है, क्यों ना इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखा जाए। और फिर पीछे क्या रीजन थे, क्या सेल्फ डिफेंस था, नहीं था, क्या और भी रीजंस हो सकते हैं, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है तभी तो फांसी मिली होगी, क्योंकि वहां के जुरिस्डिक्शन ने तो ये पूरी चीजें देखी ही होंगी। The Ministry of External Affairs continues diplomatic outreach while the victim's family remains divided. So only retribution and no blood money is the point जो victim की फैमिली बोल रही है। दो क्वेश्चन कि इस पूरे केस स्टडी में एथिकल डायलेमा और एथिकल इश्यूज क्या क्या है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है इवैल्यूएट करिए, जो मैंने अभी आपको बताया जस्टिस वर्सेस मर्सी के कंटेक्स्ट में। मैंने इस एग्जाम्पल से आपको ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट समझाया है। कल कोई भी केस स्टडी हो सकता है लास्ट में यही निकल करके आए कि आप जस्टिस पे जाएंगे, मर्सी शो करेंगे, आप रिवेंज लेना चाहेंगे या आप मर्सी शो करेंगे, ग्राउंड यही रहेगा, ग्राउंड यही रहेगा। चलिए केस स्टडी का इंट्रोडक्शन, सेम जो फॉर्मेट है हमारा हम उसी के साथ चलेंगे कि भाई केस स्टडी इन्वॉल्व करती है एक इंडियन वुमेन आयशा के बारे में, जिसको सेंटेंस किया गया है अब्रॉड अंडर इस्लामिक लॉ फॉर किलिंग हर बिजनेस पार्टनर। one line while diplomatic efforts are there to seek mercy through the compensation, the victim's family demands retribution। तो आपने देखो पूरी केस स्टडी को 2 लाइन में खत्म कर दिया। आगे आ जाते हैं, इसमें इस तरीके के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में एंड मॉरल अपील्स में ये केस रेज करता है बहुत से क्वेश्चंस, जैसे कि रिवेंज, जैसे कि फॉरगिवनेस, जैसे कि कल्चरल वैल्यूज, जैसे कि रोल ऑफ स्टेट, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस में। ठीक है, कितने सारे पैरामीटर्स पर हम इसको केस स्टडी को लिख सकते हैं, बट जो क्वेश्चन है
हम उसी कंटेक्स्ट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन कोई और होगा तो ये आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। चलो अब इसमें आते हैं। सबसे पहले एथिकल डायलेमा कौन से हैं? तो बिल्कुल सिंपल पहला डायलेमा, रेट्रीब्यूशन वर्सेस मर्सी। सिंपल है ये तो, इसमें तो कोई डाउट है नहीं अब कि भाई एक तरफ जस्टिस होना चाहिए, नहीं तो एक तरफ मर्सी जरूरी है। फिर डिप्लोमेसी वर्सेस सोवेनिटी। अब सोवेनिटी का मतलब है जो अब्रॉड जो कंट्री है, अब यहां पर कंट्री का नाम नहीं लिखा है तो आप भी अपनी केस स्टडी में नाम मत लिखिए, लेकिन उसके जुडिशियल सिस्टम पर आप सवाल उठा रहे हो, उस कंट्री के इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो क्या यह सही है या डिप्लोमेसी का रास्ता सही है? बातचीत होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है यहां पर, और एक तरफ कल्चरल जस्टिस की बात हो रही है। जो हमारे देश में जिस चीज के लिए फांसी नहीं मिलेगी, दूसरे देश में उस चीज के लिए फांसी मिल रही है। तो ये तो आपका देखो कल्चर टू कल्चर, नेशन टू नेशन, नेशन टू नेशन, और फिर इस्लामिक जुरिस्डिक्शन आ गया है, और इधर जो है यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट है। तो ये कल्चरल जस्टिस जो है इसके ध्यान रखें, या ह्यूमैनिटेरियन राइट्स पे जाए। फिर पब्लिक का परसेप्शन कुछ और है और प्रैग्मेटिक क्लोजर कुछ और है, भाई प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और है और पब्लिक का एक परसेप्शन है, दोनों में से क्या सही है। साथ ही साथ ब्लड मनी को यूज करना, क्या मतलब कोई कभी भी जो पॉइंट मैंने उठाया था कि पैसा देकर के किसी की जान की कीमत लगाई जा सकती है क्या, यह भी तो एक एथिकल इशू है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में एथिकल डायलेमा और एथिकल इशू दोनों पूछे गए हैं। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि आप डायलेमा भी लिखिए, इश्यूज भी लिखिए। ये इशू है विक्टिम्स फैमिली ऑटोनॉमी। जब विक्टिम की फैमिली, उनको पूरा राइट है कि वो इमोशनल लेवल पर, लीगल लेवल पर पूरी तरीके से उन्हें राइट है कि वो पनिशमेंट सीक करे, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि एथिकल इशू ये है कि आप उसको इंटरवीन कर रहे हो, उनकी ऑटोनॉमी पे इंटरवीन कर रहे हो। इन दोनों एस्पेक्ट्स के साथ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर डन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू इवैल्यूएट जस्टिस वर्सेस मर्सी इन दिस केस। तो देखिए इस केस में इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आप जस्टिस पे आइए, आप जस्टिस को एक्सप्लेन करिए, और कौन सा जस्टिस है ये? रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है। डन। जो बात मैंने यहां लिखवाई है इसी बात को आपको एक्सटेंड करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कि विक्टिम की फैमिली की ऑटोनॉमी है, यहां पर वो जस्टिस सीक कर रहे हैं, उन्हें इमोशनली और लीगल लेवल पर क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? आप इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। ये आपका पहला पॉइंट। अब इसमें आप कोटेशन किसको दे सकते हैं? आप इसमें फिलोसॉफिकल व्यू दे दीजिए। एडम स्मिथ की कोटेशन है, एडम स्मिथ की एक कोटेशन है, मर्सी टू द गिल्टी, mercy to the guilty is the injustice or cruelty to the mercy to the guilty is cruelty to the innocent, innocent आ जाएगा, राइट, डन। एंड अल्टीमेटली दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए, ये आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए मर्सी के कंटेक्स्ट में। यहां पर आप ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर, ह्यूमन राइट्स के लेवल पर अपनी बात को कहिए, और कंपैशनेट पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हो, कंपैशनेट पर्सपेक्टिव ये भी आ सकता है। और इसमें आप कोट करिए गांधी जी को। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं हेट द क्राइम बट नॉट द क्रिमिनल, हेट द क्राइम बट नॉट द क्रिमिनल। और तीसरा पॉइंट आप बना दीजिए बैलेंस्ड व्यू। बैलेंस्ड व्यू में आप लिखिए कि जो भी डिसीजन हो वो डिसीजन बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें दोनों ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजों को ध्यान में रख करके बैलेंस्ड ओपिनियन होनी चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया है इवैल्यूएट करना है जस्टिस मर्सी को, और आपने बैलेंस व्यू दे दिया। इस पूरे केस स्टडी में अभी तक ये नहीं पूछा है कि आप करोगे क्या। जब पूछा नहीं है तो इसमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए पूछा जाए, इसमें एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो, एंड व्हाट डिसीजन विल यू टेक, तो देखिए इसमें डिसीजन में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि आंसर आपका बैलेंस्ड व्यू ही होगा, आपका आंसर बैलेंस्ड व्यू ही होगा। आपको दोनों ही एस्पेक्ट में बताना है। इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हैं
कि एट द पर्सनल लेवल यू कैन फॉरगिव समबडी, बट व्हेन देयर इज बेसिकली अ लार्जर इशू, जब सोसाइटी स्टेक पर आ जाती है और क्रुएलिटी टुवर्ड्स दी सोसाइटी देखी जाती है, तो तब फॉरगिवनेस नहीं करनी चाहिए, तब डेटरेंस होना जरूरी है। जैसे कि आपके केसेस हैं, निर्भया केस था जैसे, या कोलकाता का जो केस है, हीनियस क्राइम की जब बात होती है, तो जब सोसाइटी पूरी शॉक में आ जाती है तो हमें यहां पर फॉरगिवनेस नहीं होनी चाहिए, यहां पर जस्टिस जरूरी है, डेटरेंस जरूरी है, लॉ का फुलफिल होना जरूरी है। लेकिन पर्सनल फ्रंट पर, जैसे इस केस स्टडी में पर्सनल फ्रंट पर है, तो पर्सनल फ्रंट पर आप किसी को फॉरगिव कर सकते हैं। फॉरगिवनेस इनर पीस लेकर आती है। फॉरगिवनेस, जैसे कहते हैं ना, माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है माफी मांगने वाले से। ये वाली बातें आप जरूर लिख सकते हैं। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी कोटेशन, जैसे इस पे कंक्लूजन भी मैंने आपको दिया है कि कंक्लूजन में आप हाईलाइट कर सकते हैं, एथिकल टेंशन बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी, व्हाइल लॉ परमिट्स रेट्रिब्यूशन, कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी मस्ट आल्सो बी गाइड थ्रू द एक्शन। तो कंपैशन और ह्यूमैनिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ट्रू जस्टिस लाइज इन बैलेंसिंग द लीगल राइट्स एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो इसमें एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि जस्टिस जो है, जस्टिस कैन बी ब्लाइंड बट मर्सी कम्स फ्रॉम द हार्ट। तो जस्टिस तो ब्लाइंड हो सकता है, लेकिन मर्सी दिल से ही होती है, दिल से चीजें देख सकती है। तो मर्सी होना बहुत जरूरी है। हमेशा हर चीज में डायरेक्ट पनिशमेंट जरूरी नहीं है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, अपने लॉ के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हो कि हमारा जो लॉ है वो रिफॉर्मेटिव है, वो रिफॉर्मेटिव है। जबकि जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है। क्लियर? तो ये जस्टिस के जो पैरामीटर्स हैं, टाइप्स हैं, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा पर्पस यहां पर इस केस स्टडी के थ्रू ये समझाना कि ऐसी केस स्टडीज एग्जाम में आ सकती हैं। इसके रिस्पेक्ट में अपने माइंड को ओपन रखिए, और फिर आपको ये लगेगा कि सर हाँ, इस तरह की केस स्टडी मैंने पहले करी हुई है, तो डेफिनेटली अगली बार भी कुछ इससे मिलता जुलता आएगा तो मैं कर लूंगा। ठीक है? तो बढ़िया, मजा आया स्टूडेंट्स? अच्छा लगा आप लोगों को ये दो केस स्टडीज डिस्कस करने के साथ? आप अपना भी क्या आंसर है जरूर कमेंट में बताइए, और केस स्टडीज आपको अच्छी लग रही हैं तो जरूर आप मुझे बताइए कि किस तरीके के और टॉपिक्स हैं जो आप केस स्टडी में करना चाहेंगे। गुड विशेस फ्रॉम माय एंड, मिलता हूं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड विशेस।